चलिए आज एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी के साथ ना एक बहुत ही पुराने सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि आखिर असली ताकत होती किस में है। और यही सवाल हमारी आज की कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। जरा सोचिए, किसी के हाथ में एक ऐसी तलवार है जो कभी कभी भी अपना निशाना नहीं चूकती। कमाल है ना? पर क्या होगा अगर उस तलवार को पकड़ने वाला हाथी डर के मारे कांप रहा हो? बस इसी शक्ति और डर के टकराव से हमारी कहानी शुरू होती है। तो कहानी हमें सीधा एक बहुत ही टेंशन वाले सीन में ले जाती है। एक तरफ है मंगल वर्मा और उसके ठीक सामने दो खूंखार बाघ। और हाँ, उसके हाथ में एक जादुई तलवार भी है, जो मतलब जीत की गारंटी होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। और यहीं से ना सारा साइकोलॉजी का खेल शुरू होता है। देखिए, जब भी खतरा सामने आता है तो हमारा दिमाग क्या करता है? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। मतलब या तो लड़ो या भागो या फिर सुन पड़ जाओ। और मंगल वर्मा का दिमाग वो तीसरी स्टेज में चला गया है। वो डर से एकदम जम सा गया है। अब तलवार तो भाई लाजवाब है, लेकिन उसे चलाने वाला दिमाग ही हार मान चुका है ना? ये एक अजीब सी सिचुएशन। एक तरफ इतनी शक्ति और दूसरी तरफ इतनी बेबसी। अब ये सारा तमाशा ऊपर से देख रहा है हमारा हीरो जयशील। वो बेचारा चिल्ला चिल्लाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि जब डर अंदर बैठ जाता है ना, तो बाहर से कोई कितनी भी हिम्मत दे, वो बस एक शोर लगता है। जयशील की आवाज मंगलवर्मा के कानों तक तो जा रही थी, पर दिल तक नहीं पहुंच रही थी। कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो फिर हुआ क्या? वही जो होना ही था। डर का बस एक लम्हा और खेल खत्म। एक बाघ ने झपट्टा मारा और मंगल वर्मा के हाथ से वो जादुई तलवार छूटकर जमीन पर जा गिरी। पर ये सिर्फ एक तलवार का गिरना नहीं था, ये हिम्मत का टूटना था। और यही वो पल है जो ये साबित कर देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भी बिना इच्छा शक्ति के बस मिट्टी का एक टुकड़ा है। और कहते हैं ना, जहां एक की कहानी खत्म होती है, वहीं से हीरो की एंट्री होती है। तो अब देखते हैं कि वही तलवार, वही बाघ, लेकिन अब एक साहसी हाथ में आकर क्या कमाल दिखाते हैं। साधक का इशारा मिला और जयशील बिना एक पल सोचे कूद गया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। उसका ध्यान बाघों पर बाद में गया, पहले उस जमीन पर पड़ी तलवार पर गया। देखिए, मंगल वर्मा को जहां सिर्फ खतरा दिख रहा था, जयशील को वहां मौका नजर आया। बस सोच का यही फर्क होता है जो एक आम इंसान और एक हीरो में होता है। और जयशील का हर मूव देखिए, कितना कैलकुलेटेड है। ये कोई आंख बंद करके दिखाई गई बहादुरी नहीं है, पूरी स्ट्रैटेजी है। वो कूदा, हथियार उठाया, फिर जानबूझकर बाघ को अपनी तरफ बुलाया और फिर एक सटीक वार। यही होता है, जब हिम्मत और रणनीति एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा हमेशा जीत होती है। और नतीजा तो सबके सामने था। एक ही झटके में एक बाघ ढेर। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात पता है क्या है? दूसरे बाघ का रिएक्शन। वो बाघ जयशील के वार से उतना नहीं डरा जितना उसके कॉन्फिडेंस से डर गया। उसे समझ आ गया कि भाई अब शिकारी बदल चुका है। देखिए कैसे उसी तलवार ने बस एक साहसी हाथ में आते ही पूरे सीन को कंट्रोल कर लिया। तो एक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब बारी है एनालिसिस की। मतलब जो कुछ भी हुआ, उसका असली मतलब क्या था? कहानी के बाकी किरदार अब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ मंगल वर्मा, जो डर रहा था, कांप रहा था। नतीजा क्या हुआ? फेलियर और चोट। और दूसरी तरफ है जयशील, शांत, बहादुर, और नतीजा जीत और कंट्रोल। हथियार वही था, सिचुएशन भी वही थी, पर नतीजा एकदम उल्टा। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी जा रही थी। अब राजा कनकाक्ष का सवाल देखिए। वो वही सवाल पूछ रहे हैं जो कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट पूछेगा कि भाई जब हमारे पास इतनी बढ़िया, इतनी शक्तिशाली तलवार थी, तो फिर भी मंगल वर्मा कुछ कर क्यों नहीं पाया? गलती कहाँ हुई? और ये सवाल सिर्फ इस तलवार का नहीं है, ये किसी भी रिसोर्स के बारे में है, किसी भी टूल के बारे में है। और इस पूरी डिबेट को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं सिद्ध साधक। उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मंगल वर्मा के हाथ में हथियार हो भी तो क्या फायदा? ऐसे इंसान के हाथ में तो इंद्र का वज्र भी बेकार साबित होगा। मतलब साफ है, असली पावर वो किसी चीज में नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाले के इरादे और हिम्मत में होती है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। तो जयशील ने सिर्फ दो बाघों को ही नहीं हराया था,
उसने राजा का भरोसा भी जीत लिया था और अब राजा को अपनी सबसे बड़ी मुश्किल का हल जयशील में नजर आ रहा था। और यहाँ जयशील का कैरेक्टर देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो कोई इनाम या कोई बड़ा पद नहीं मांग रहा। वो बस बड़ी विनम्रता से कह रहा है कि महाराज, मुझे बस एक नौकरी दे दीजिए। इससे साफ पता चलता है कि उसकी बहादुरी में घमंड नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य की भावना है। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव खेला जाता है। राजा का मंत्री वो जयशील की काबिलियत को फौरन पहचान लेता है और उसकी एक छोटी सी नौकरी की रिक्वेस्ट को एक बहुत बड़े असाधारण मिशन में बदल देता है। यही तो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, सही इंसान को पहचानना और उसे सही काम सौंपना। और बस इसी एक पल में जयशील की नौकरी की तलाश एक रॉयल ड्यूटी बन जाती है। अब मामला सिर्फ रोजी रोटी का नहीं रहा, अब उसे राज्य का भविष्य बचाना है। मतलब जो राजकुमार और राजकुमारी गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढकर वापस लाना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। जयशील को नया मिशन तो मिल गया, लेकिन मिशन के साथ ही उसके सामने पहली चुनौती भी आ खड़ी हुई, एक पहेली की शक्ल में। ये सीन बहुत ही ड्रामेटिक है। सोचिए, जिस पल हमारे हीरो को मिशन मिलता है, ठीक उसी पल किस्मत खुद उसके हाथ में पहला क्लू थमा देती है। और यहीं से कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, मिस्ट्री और सस्पेंस का। अब देखिए, ये जो चीजें मिली हैं, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये एक कहानी के बिखरे हुए पन्ने हैं। एक मोतियों का हार, शायद राजकुमारी का हो, एक टूटी हुई तलवार जो इशारा कर रही है कि वहां कोई लड़ाई हुई थी, जो शायद हारी गई, और तीसरा, एक ऐसा गवाह जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसकी बात पर यकीन करें या ना करें। अब जयशील का काम है इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना और सच तक पहुंचना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस हिम्मत से जयशील ने बाघों को हराया, क्या वही हिम्मत इस रहस्य को सुलझाने में भी काम आएगी? क्या एक वॉरियर एक जासूस की तरह पहेली सुलझा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो जयशील का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है।